नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी को अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जीएस पेपर 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका एवं चुनौतियों का जो है वो आकलन कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में जो है वो 3 चीज़ें पूछी गई हैं और हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे इसको देखना है। एक और सूचना देखिए, ये हमारा कुछ टाइम टेबल है जिसमें मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे हम मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन जो है वो जीएस के प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराते हैं। और यहाँ प्रश्न कराते ही नहीं है, हमारा तो उद्देश्य होता है प्रश्न सिखाने का, कि मतलब उत्तर आपको कैसे लिखना है, उत्तर लिखना कैसे है, इसको सिखाने पे जोर होता है। तो आप लोग इस टाइम पीरियड में चैनल पे रहिए और 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, तो बहुत ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा। और इसके द्वारा जो है आप प्रत्येक जो है दिन 2 क्वेश्चन आपको न केवल उसका मॉडल आंसर मिलेगा, बल्कि आंसर राइटिंग फॉर्मेशन की चीज़ों को भी आप सीखेंगे। और फिर सप्ताह में जो है वीकली करंट अफेयर्स हमारा आ रहा है और आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि ये जो वीकली करंट अफेयर्स है तो हमारा यही प्रयास है कि इसके माध्यम से सप्ताह भर की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो कवर कर दे। और देखिए, रेगुलर आप लोगों के द्वारा बहुत मैसेज आता है कि सर रेगुलर करंट अफेयर्स कराइए। तो देखिए, वो वही लोग मैसेज कर रहे हैं कि जो अभी सही से जो प्रश्न पत्र है उसकी चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर्स की भूमिका को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में भी भूमिका होती है और मुख्य परीक्षा में भी, चाहे आईआर का पेपर हो, चाहे साइंस टेक हो, या कहीं भी हो, आप करंट अफेयर्स की चीज़ें आपकी जानकारी में रहेंगी तो उसका आप उपयोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब आप सोचिए कि रोज़ हम आपको 1 घंटा करंट अफेयर्स की क्लास लेके आएँ और आपका 1 घंटा हम उस पर मतलब एक तरीके से रोज़ तो बर्बाद ही करना हो गया, उसमें हम बर्बाद करें तो वो आपके लिए कहीं से भी लाभदायक नहीं है। क्योंकि डेली ऐसा नहीं होता है कि डेली जो करंट की चीज़ें जो आपको लग रहा है वो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी ही है। और इसको तब आप पकड़ पाएंगे जब आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप सभी जो है पीवाईक्यू को तो खूब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उससे जो है आपका पीवाईक्यू तैयार भी होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो कुछ हेल्प तो वहाँ से मिल जाएगी, कुछ रिपीट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी सहूलियत आपके लिए ये होगी कि आप जो है प्रश्न को जो है पकड़ना सीखेंगे कि आयोग प्रश्न पूछता कैसे है। और जब आप कोई टेस्ट सीरीज करेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ से अपनी काम की चीज़ें जो है वो निकाल पाएंगे। और इस समय जो जब मतलब मैटर्स की भरमार है, तो इन भरमार के बीच में आपको काम की चीज़ें निकालना अपने आप में भी एक बड़ी कला है। और ये कला तभी विकसित होगी जब आप पीवाईक्यू को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसीलिए वीकली करंट अफेयर्स सफिशियंट है। यहाँ से विश्वास मानिए, कोई भी महत्वपूर्ण घटना जो है वो नहीं छूटेगी यदि आप मेरा ये वीडियो देखते हैं वीकली। और जो आपकी करंट की चीज़ें हैं, जो भी आपका सोर्स है, चाहे विजन हो, क्रॉनिकल हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो आपका मंथली मैगजीन, ये वीडियो, और साथ में जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतनी 3 चीज़ें करिए, आपका करंट अफेयर्स कहीं से जो है वो गलत नहीं होगा। लेकिन बच्चे करते क्या है कि ये सारी चीज़ें छोड़े रहते हैं। अभी हम देखते हैं जब हमारे करंट की चीज़ें आती हैं, तो अभी चूंकि परीक्षा नहीं है तो सबसे कम इसी को देखते हैं आप लोग। लगता है कि परीक्षा के समय देख लेंगे, लेकिन परीक्षा के समय आप करंट देख के जाते हैं और उस पर भी जो घटनासार या घटना चक्र आई दृष्टि आती है उसी पे आप डिपेंड होते हैं। और इस बार या 2-3 साल से जो आप प्रश्न पत्र का जब पैटर्न देखते हैं और वहाँ से जब चीज़ें नहीं बनती हैं तो आप निराश होते हैं। तो निराश होने के पीछे का कारण ये है, क्योंकि आप करंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आप जो है पर्टिकुलर 1-2 बुक पर ही जो है वो डिपेंड हो जाते हैं। तो वो ऐसे नहीं बनेगा, वो तो आप पढ़ ही लीजिए, वो तो लास्ट में जब ये सब चीज़ें पढ़े रहेंगे तो उसको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, केवल वो आप दोहराने का काम वहाँ करेंगे। लेकिन जो पढ़ाई होती है वो कि मंथली आपकी जो एक मैगजीन है वो होनी चाहिए, प्लस न्यूज़पेपर होना चाहिए, और प्लस समृद्धि का जो है ये वीडियो है। ये 3 चीज़ करके देखिए, आपका करंट अफेयर्स गलत होगा तो फिर आप मेरे पास आइएगा, गलत होगा ही नहीं।
चलिए अब आप आते हैं अपने प्रश्न में। और देखिए थोड़ा सा 2-3 मिनट हम बोलते हैं प्रत्येक वीडियो के पहले, तो वो इसलिए बोलते हैं कि कोई बच्चा जो अभी नया पहली बार हमारा वीडियो देख रहा हो तो उसको ये चीज़ें जानकारी मिले और उसकी तैयारी सही दिशा में हो। क्योंकि हम लोग एक बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं, हम वहाँ खुद फैकल्टी हैं, तो हमारे पास बहुतेरे बच्चे दिन भर में आते हैं और वो उनकी यही सब सारी समस्याएं रहती हैं। तो ये जो है यूट्यूब का है, इसका फलक बड़ा है। इससे हमको लगता है कि अगर हम यहाँ बोलेंगे तो हमारी चीज़ें बहुत से बच्चों के पास पहुँचेगी, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वहाँ तक भी हमारी ये आवाज़ पहुँचेगी। और यदि विश्वास मानिए कि हमारे एक वीडियो से कोई एक बच्चा भी दूर दराज का जो है वो लाभान्वित हुआ तो हमारा बोलना सार्थक हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी धैर्य बना के रखिए, आपके काम की ही चीज़ें बोलते हैं। मतलब ये मत कहिए कि सर जो है 3-4 मिनट हमारा बेकार कर देते हैं। तो ठीक है, चलिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। सबसे पहले तो इसमें जो की पॉइंट होगा, तो पहले तो निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है आप इसको बताएंगे, फिर हकदार कौन है ये बताएंगे, 2 चीज़ें हो गई। फिर निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में नालसा की भूमिका क्या है, मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका बताएंगे। फिर इसमें जो चुनौतियाँ क्या है ये बताएंगे, और इन मतलब चुनौतियों का जो है वो आकलन करना। तो इतनी चीज़ें, मतलब कायदे से देखा जाए तो 1, 2 और 3 प्लस इंट्रो, मतलब ये 4 पार्ट में आपका जो है प्रश्न डिवाइड है। तो इंट्रो को यदि आप छोड़ दें तो इसमें भी 3 डायमेंशंस हैं, और यदि 12 अंक का प्रश्न है तो प्रत्येक के लिए जो है वो 4-4 अंक निर्धारित है। यदि आप इनमें से किसी को बहुत ज़्यादा लिखे और कोई एक छोड़ करके आए तब भी आपका जो अंक है वो डिसबैलेंस होगा। इसीलिए आपको बहुत सटीक तरीके से क्रमबद्ध रूप में प्रत्येक डायमेंशंस को छूते हुए उत्तर लिखना है, और यही इसमें हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला आप एक जो है इंट्रो दीजिए कि प्रसिद्ध दार्शनिक वॉल्टेयर का कहना था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने से बेहतर है कि किसी दोषी व्यक्ति को बचाया जाए। मतलब ये जो है न्याय की जो है वो मूलभूत जो है वो कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर किसी एक निर्दोष को बचाने के लिए 100 मतलब दोषी को जो है मुक्त करना पड़े तो मुक्त कर दीजिए, लेकिन एक निर्दोष को जो है वो सजा नहीं होनी चाहिए। ये न्याय की मूलभूत अवधारणा है। और आप भी जब अपने प्रश्न का उत्तर लिखिए तो ऐसे किसी अगर कोई कोटेशन याद रहे तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, या निबंध में इसका प्रयोग करें तो थोड़ा सा एग्जामिनर को आप बांधने का प्रयास करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे अपनी कॉपी की ओर। और आप सभी जानते होंगे क्योंकि मुख्य परीक्षा में आप की कॉपी ही वहाँ उपस्थित होती है, आप नहीं उपस्थित होते इंटरव्यू की तरह। तो बेहतर है कि कॉपी को जितना ही आकर्षक बनाएंगे, जितना टू द पॉइंट लिखेंगे, जितना क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, जितना साफ सुथरा लिखेंगे, वो आपके फेवर में होने वाला है। तो न्याय तब तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करता है, न्याय तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करता है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का पहला कर्तव्य होता है। मतलब किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो पहला कर्तव्य है कि न्याय को जो है वो तृणमूल स्तर तक जो है वो पहुंचाया जा सके। फिर इसीलिए जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सभी को समान न्याय और निःशुल्क जो है कानूनी सहायता का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो ये आप 39A याद रखिए, जिसके तहत समान न्याय और निःशुल्क कानूनी अधिकार दिया गया है, और इसी की जो है बात की जा रही है। तो जब तक आप 39A की चर्चा नहीं करेंगे अपने इंट्रो में, तब तक आपका इंट्रो जो है वो पूरा नहीं होगा, जिसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। भाई निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए ही जो 39A में है उसी के लिए जो है वो नालसा का गठन किया गया है। मतलब भूमिका में ही जो है आप जो है अपने मूल प्रश्न पे उतर के आ गए। तो मैंने एक जगह ऐसे ही संक्षेप में 15-20 शब्दों में भूमिका दीजिए, और फिर भूमिका में ही ये प्रयास रहे कि जो प्रश्न में पूछा गया है तो उसके फर्स्ट पार्ट में आप उतर जाइए। फिर निःशुल्क कानूनी सहायता कौन प्राप्त कर सकता है? तो सबसे पहले अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, मतलब यहाँ SC या ST जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसे कौन प्राप्त कर सकता है? तो महिला अथवा बच्चे,
क्योंकि अनुसूचित जाति या जनजाति महिला और बच्चों को जो है वो ये माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न नहीं होते, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए तो निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। फिर मानसिक रूप से यदि कोई बीमार है या विकलांग है तो वो भी इसका हकदार है। फिर किसी सामूहिक आपदा जिसमें बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, भूकंप हुआ, एवं औद्योगिक आपदा या जातीय हिंसा के शिकार लोग, मतलब अगर कोई बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित जो लोग हैं वो भी जो है निःशुल्क सहायता के अधिकारी हैं, या अगर कोई औद्योगिक कोई दुर्घटना हो गई तो वो भी जो है निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फिर औद्योगिक कामगार एवं वे लोग जो निर्धारित राशि से कम आय अर्जित करते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर शायद 1 लाख की क्राइटेरिया है कि जिसकी वार्षिक आय 1 लाख से नीचे है, वो भी जो है निःशुल्क कानूनी अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 23 के अनुसार तस्करी या बेगार से प्रभावित जो लोग हैं वो भी इसके पात्र हैं। तो इतने लोग जो हैं वो निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के जो है वो अधिकारी हैं। और देखिए आपको भी परीक्षा में ऐसे ही पॉइंट वाइज दे देना है। अब आपका एक तरीके से इंट्रो हो गया, और प्रश्न चूंकि 3 पार्ट में था तो पहले पार्ट का जो है वो आपने उत्तर दे दिया, और इसी तरीके से पॉइंट में दे दीजिए तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और पढ़ने में भी सहूलियत होगी। चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी सूचना। देखिए मुख्य परीक्षा को लेकर के हमारे संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फुल टेस्ट भी हो रहा है और सेक्शनल टेस्ट भी हो रहा है। मतलब आप जो है टेस्ट जिस भी प्रारूप में चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको फुल टेस्ट भी मिलेगा, प्रत्येक पेपर का टेस्ट मिलेगा। अगर आप कोई 1-2 पेपर ही करना चाहें, जैसे बहुत से बच्चे केवल 5-6 करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आप जो है 7303075007 पे आप संपर्क करें। ऑफिस के लोग इतना बताएंगे इसके लिए। यहाँ हम इतना ही बताएंगे कि यहाँ डेली जो है मतलब अगर आप कोई भी एक ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली प्रश्न मिलेगा, फिर डेली जो है आंसर लिख के दिखाना होगा, फिर इसकी कॉपी भी डेली चेक कर दी जाएगी, और रात होते होते इसका मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा। देखिए इस तरीके से जो है आपकी कॉपी चेक होती है, और प्रत्येक जगह जहाँ भी कुछ भी आपका अंक काटा गया है, देखिए 8 में 3 नंबर पाए हैं, तो 3 नंबर क्यों पाए हैं, तो ये कमी रही है। यहाँ देखिए कमेंट किया गया है, यहाँ कमेंट किया गया है, तो ये सारी चीज़ें बताई भी गई हैं कि आपका अगर 3 नंबर है तो क्यों है, और आप क्या करेंगे तो 4.5-5 नंबर तक मतलब आप जा सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के भी तरीके बताए गए हैं। इसी तरीके से प्रत्येक कॉपी में ऐसे ही चेक किया जाता है, और जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो ये मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा पूरा ऐसे ही फॉर्मेट में। और उसके बाद अगले दिन का प्रश्न जो है वो भी रात में आज ही 10 बजे दे दिया जाएगा, ताकि आपके पास पूरी रात है, पूरा दिन है, फिर शाम को 5 बजे तक कल जो है आपको लिख के दिखाना होता है। तो इसके माध्यम से हमारा प्रयास यही होता है कि प्रत्येक टॉपिक से जो है आप जो है प्रश्न आपको कराया जाए, आप करिए, प्रैक्टिस करिए, लिख करके दिखाइए, और जब आप मुख्य परीक्षा में जाइए तो कम से कम यदि हमारे संस्थान से जुड़ रहे हैं तो आपके पास 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह होगा कि जो बहुत ही फ्रूटफुल होंगे आपके परीक्षा के लिए। और मुझे तो बहुत विश्वास है कि यहाँ से 65 से 70% चीज़ें हूबहू आपको मिलने वाली हैं, बस आप इसको करके देखिए। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें और इससे जुड़ें। चलिए अब अगले पार्ट में आते हैं कि भारत में निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने में नालसा की भूमिका। भाई आपको पहले ही बताना था कि निःशुल्क कानूनी सहायता कौन पा सकता है, तो आपने उसका वर्गीकरण कर दिया, उसको बता दिया। अब निःशुल्क सेवा प्रदान करने में नालसा क्या कर रहा है, तो उसको बताइए कि सबसे पहला काम नालसा क्या कर रहा है कि जिलों में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में लोक अदालत का जो है आयोजन करना। मतलब आप इधर देखते हो कि लोक अदालतें जो हैं वो जिलों में बैठती हैं, और वो जिलों में न बैठ कर, जिलों में तो बैठती ही बैठती हैं, वो तहसील स्तर पे भी बैठती, ब्लॉक स्तर पे भी बैठती हैं। और इन लोक अदालतों का काम क्या है कि मतलब यहाँ भी जो है वो जो लंबित मुकदमे हैं यहाँ आए
और इसका जो है वो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको निपटाया जाए। तो इस दिशा में नालसा बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। वही आप बता रहे हैं कि आयोजन करना जो किसी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में सहायता करता है, जिससे नियमित अदालतों पर बोझ कम हुआ है। मतलब जो हमारी नियमित अदालतें हैं, अगर लोग वहाँ ना जाकर के लोग अदालतों का रुख करें तो यहाँ तो सबसे पहले डिसीजन तुरंत हो जाता है और आपसी कोर्ट कचहरी का झंझट नहीं। मतलब आप जाइए, अगर हमारे यहाँ तो लोग कहते थे हमारे बाबा कि अगर किसी को बर्बाद होना है तो वो फिर वो कचहरी चला जाए, वो उसकी पीढ़ी लड़ती रह जाएगी और हासिल कुछ नहीं होगा, और जिस चीज़ के लिए वो लड़ रही हैं उसके बाद वो एहसास होगा कि मतलब उससे कई गुना ज़्यादा जो है हम खर्चा करके आ गए। तो ये जो लोक अदालतें हैं आपको उन खर्चों से बचाती हैं, आपकी सहज जो है वो पहुंच सुनिश्चित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। फिर नालसा जो है वो सेमिनार, पैम्फलेट वितरण, टेलीविज़न पर कार्यक्रम एवं विधि छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम आदि के द्वारा कानूनी जागरूकता को भी जो है वो बढ़ाने का प्रयास करता है। मतलब कानून को लेकर के जो हमारे समाज में जो अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास नालसा करता है। किनके माध्यम से? तो सेमिनार के द्वारा, पंपलेट वितरण के द्वारा, टेलीविज़न पर कार्यक्रम के द्वारा, और जो कानूनी छात्र हैं, जो लॉ ग्रेजुएट हैं या जो इनका क्लास चल रहा है, तो उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करता है, ताकि वो एक अच्छे विधि विशेषज्ञ जो है वो बाद में बन सकें। फिर यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को मुआवजा और कानूनी सहायता प्रदान करता है। मतलब कोई महिला है, अगर उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है तो न केवल उसके मुकदमे को वो लड़ता है, साथ ही साथ वो जो है कानूनी सहायता भी उसे प्रदान करता है और उसे भरण पोषण के लिए या मुआवजा भी दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें नालसा कर रहा है। फिर कमज़ोर समूहों को लक्ष्य बनाना, मतलब जैसे ट्रांसजेंडर के लिए कानूनी सेवाएं, मतलब जो ट्रांसजेंडरों की जो लड़ाई है उसमें भी नालसा का जो है जो भूमिका रही है, बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही है और बहुत शानदार भूमिका रही है। और आज अगर ट्रांसजेंडरों के प्रति जो हमारे आपके जो सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, तो वो इन्हीं के द्वारा हुआ है। इनका एक काम था, इन्होंने नालसा निर्णय के द्वारा इन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है इनका हक दिलाया। फिर कैदियों में कानूनी जागरूकता के लिए हक हमारा भी तो है कि जो जेल में बंद जो कैदी हैं उन्हें भी जो है कानून को जो है वो समझें, वो जाने, उनके तहत भी एक प्रोग्राम चलाती है हक हमारा भी तो है, जैसे अभियानों का भी जो है वो संचालन करती है। मतलब नालसा जो है वो कमज़ोर समूहों को भी लक्ष्य करती है, जिसमें ट्रांसजेंडर की आप बात कर दीजिए, जो विचाराधीन कैदी हैं जो जेल में हैं, तो उनके लिए भी ये प्रयास कर रही है। और ऐसे उदाहरण आपको देना भी है, ये नहीं है कि कमज़ोर समूहों को लक्ष्य बनाना तो आप उसमें बस इससे लिख के चले आइए। बच्चे जनरली करते क्या है कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक्सप्लेन नहीं करते। देखिए 12 अंक का प्रश्न है तो आपको 200 शब्दों में लिखना है, तो आप अगर कोई पॉइंट लगे तो उसका उदाहरण भी दीजिए। अगर कोई दावा कर रहा है कि कमज़ोर समूहों को लक्ष्य करता है तो इसमें आप महिलाओं को दिखाइए ही दिखाइए, आप इसमें ट्रांसजेंडर को दिखाइए ही दिखाइए, कैदियों को अगर याद आ रहा है तो दिखाइए ही, क्योंकि इससे क्या होता है कि तब ये लगेगा कि नहीं जो है बच्चा केवल दावा नहीं कर रहा है, उसके पीछे का प्रमाण भी दे रहा है। मतलब ये जो योजना है नालसा निर्णय का, यह हक हमारा भी तो है, इसका जब उल्लेख करेंगे तब जो है आपको अंक ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जनरली कहानी तो सभी को पता है भाई, नालसा जो है तो उसका जो काम है वो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पीटी पास करके आ रहा है उसको ये पता नहीं होगा, पता है, लेकिन एक होता है कि बहुत गहराई में जा कर के लिखना, एक होता है सतही। तो सतही यदि आप पता रहेगा तो सतही तरीके से लिखेंगे तो सतही अंक पाएंगे, और थोड़ा सा डेप्थ में जाके लिखेंगे, यदि कोई दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे प्रमाण दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, तब जा कर के आपको अंक मिलेगा। तो अगर मुख्य परीक्षा में ये कहा जाए कि तथ्यों की ज़रूरत नहीं होती है, प्रमाणों की ज़रूरत नहीं होती, तो ये जो भी कह रहा है वो आपको गलत कह रहा है। बिल्कुल ज़रूरत होती है, और वो इसलिए हम इतने दावे से कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद जो है
कई कई इंटरव्यू फेस किए। तो हमको खुद पता है कि अगर जब तक आप चीज़ों को इस तरीके से नहीं लिखेंगे आपको अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे कई इंटरव्यू अगर पास किए हैं तो उसके पीछे कई मतलब मेंस फेल किए हैं। तो अगर मेंस पास किए इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो वो इसीलिए पहुँचे हैं कि वो सब कमी जब दूर किए तब जा कर के मतलब जो है इंटरव्यू वाली स्थिति में आए। तो हम यही चाहते हैं कि अब आप लोग गलती ना करिए, यदि आप लोगों का पहला मेंस है तो इस तरीके का अप्रोच अपनाइए। मतलब जब आप लिखिए, कोई भी दावा करिए तो उसके पीछे जो है उदाहरण जरूर देने का प्रयास करिए। फिर नालसा अपने आधिकारिक समाचार पत्र न्यायदीप के माध्यम से अपने विचारों एवं सुझावों को भी जो है वो साझा करती है। मतलब इसका जो आधिकारिक समाचार पत्र न्यायदीप, तो इसमें ये अपने विचार और कोई भी अगर न्याय से संबंधित इशू है तो उस पर भी ये अपना दृष्टिकोण रखती है। तो आप लोग इसको भी देखते रहिए। नालसा जो है एक तरीके से अवेयरनेस का ही काम करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो आपका प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है कि नालसा का जो काम क्या है आपने वो बता दिया। अब जो तीसरा और अंतिम में है कि नालसा की चुनौतियाँ क्या है। मतलब आप जो है 8 अंक के लिए आप ने काम कर दिया, अब अगला 4 अंक आपको इस चुनौतियों पे मिलने वाला है। तो नालसा के समक्ष सबसे पहली चुनौती है संसाधनों एवं वित्त की जो है वो कमी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार कानूनी सहायता पर खर्च वर्ष 19-20 में 1 रुपया 1.05 मतलब 1 रुपया कुछ पैसा ही है हो रहा, जो वैश्विक स्तर पे बहुत कम है। मतलब यहाँ अगर 19-20 की जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019-20 है, अगर इसको आधार बनाया जाए तो जो प्रति व्यक्ति जो कानूनी सहायता प्राप्त करने पे जो खर्च हो रहा वो 1 रुपये का खर्च हो रहा है, 1 रुपये कुछ पैसे का, जो अन्य देशों से जो विकसित देश है उनके तुलना में बहुत कम है। तो आप ये बताइए फिर इसमें क्या है कि योग्य जो है वो कानूनी पेशेवरों की जो है इसमें कमी है। आप बताइए अगर कोई भी संस्था जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेगी तो क्या वो योग्य व्यक्तियों को अफोर्ड कर पाएगी। तो जब योग्य व्यक्तियों को अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो वहाँ जो है ऐसे ही टेम्परेरी काम चलेगा, संविदा के लोग आएंगे, कम पैसा रहेगा, कम पारिश्रमिक रहेगा, तो उनका वो उस तरीके से जो है उनके काम की दक्षता भी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें हैं और ये अमूमन जो है जो भी भारतीय संस्थाएं हैं वो इस सब कमी से जूझ रही हैं। तो ये किसी भी संस्था की चीज़ें आए तो वित्त और कुशल मानव संसाधन की कमी, ये तो आप किसी में भी जोड़ दीजिए तो वहाँ ये सुटेबल होगा, क्योंकि भारत की जो कार्य संस्कृत है वो अभी कमोवेश ऐसे ही है। और आपको भी अपने आंसर राइटिंग में इसी तरीके का अप्रोच अपनाना है। देखिए बहुत ज़्यादा रटेंगे तो रट करके जो है आप परीक्षा मतलब एकेडमिक परीक्षा पास कर सकते हैं, कंपटीशन नहीं पास कर सकते। कंपटीशन के लिए तो आपको जो है लिंक करने आना चाहिए, और लिंक करने की चीज़ें वही हैं कि आप खूब स्टडी करिए और उस पर मंथन करिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को लिंक नहीं कर पाएंगे। फिर जो अगली जटिलता है कि कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता और कानूनी जागरूकता का जो अभाव है, जिसका सबसे बड़ा कारण लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का न मिलना। मतलब नालसा इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रही है, या उसके समक्ष जो सबसे बड़ी एक और चुनौती है कि जो भारत के लोग हैं वो उस तरीके से शिक्षित नहीं है। मतलब सामान्य शिक्षा तो है नहीं, आप उसको विधिक शिक्षा देने चलेंगे तो क्या ही सीख पाएंगे। हम आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन अभी भी अगर कुछ होता है तो हम लोग भागते कहाँ हैं, वकील साहब के पास। और वकील साहब भी ऐसे ऐसे मतलब टर्म्स का उपयोग करेंगे कि लगेगा कि यार हम लोग मतलब क्या पढ़ाई किए। ये तो भला हो कुछ बेयर एक्ट का कि उसके माध्यम से कुछ अनुच्छेद कुछ धाराएं जान गए हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन वो हम लोग तब कर पा रहे हैं कि जब इस स्तर की तैयारी की है, हम इस स्तर पे चीज़ें कर रहे हैं। अब सोचिए अगर गांव के किसी सामान्य व्यक्ति को ले जा करके वहाँ बैठा दिया जाए तो उसके तो सर से वो चीज़ें जाएंगी और वही होती हैं, क्योंकि अभी हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो कायदे से शिक्षित ही नहीं है, और विधिक शिक्षा की तो बात बहुत दूर की है। तो पहले तो इनको शिक्षित किया जाए फिर विधिक शिक्षा दी जाए। तो नालसा के समक्ष ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
फिर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का कम उपयोग। देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है कि नालसा के तहत कानूनी सेवाएं सभी लंबित अदालती मामलों में से केवल 1% को ही जो है वो कवर कर रही हैं। सोचिए कि प्रयास नालसा के द्वारा इतना किया जा रहा है, लेकिन जो नालसा जो है जितने भी लंबित मुकदमे हैं, जितने भी लंबित वाद हैं, उसका 1% भी चीज़ों को 1% तक ही चीज़ों को वो मेंटेन कर पा रहा है। मतलब नालसा के प्रति जो है अभी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है ही नहीं, नालसा को जान ही नहीं रहे, नालसा की तरफ रुख ही नहीं कर रहे हैं। और अभी हम उसी तरीके से जो हमारी परंपरागत न्याय प्रणाली है उसी पे हम फेद करके वहीं चले जा रहे हैं। इसीलिए देख रहे होंगे कि एक जगह तो पूरा काम का मतलब फाइलों का बोझ पूरा लदा हुआ है और दूसरी तरफ हम यहाँ रुख नहीं कर रहे हैं। अगर हम वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों का उपयोग करें तो शायद अदालतों पे भी बोझ कम हो और हम बहुत जल्दी इसके माध्यम से न्याय को भी सुनिश्चित कर सके। तो इस यहाँ भी जो है लोग अवेयर हो जाएं। और वही है कि लोग अभी इसको जानते ही नहीं है। भाई लोक अदालत क्या है? अदालत तो सभी जानते हैं, अदालत में डिस्ट्रिक्ट अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब मुंसफ, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन लोक अदालत भी कुछ होती है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये वही लोग जानेंगे जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या जो थोड़ा सा विधि के ज्ञाता हो, मतलब जो लॉ स्टूडेंट हो या वकील साहब लोग हों, बाकी और लोग नहीं जान रहे हैं। तो इसको लेकर के अभी अवेयर नहीं है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि तृणमूल स्तर तक न्याय पहुंचाने की दिशा में नालसा बेहतरीन प्रयास कर रहा है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि इन चुनौतियों के आधार पर कह दीजिए कि जब 1% चीज़ों को ही नालसा कवर कर रहा तो नालसा जो है वो बेकार है। देखिए कोई भी व्यवस्था यदि आती है तो उसमें तुरंत आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, उसको जो है सरवाइव करने में, डेवलप करने में समय लगता है। और नालसा का चूंकि उद्देश्य अच्छा है, दिशा अच्छी है, तो वो बढ़ ही जाएगा, बशर्ते अभी उस पर थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, उसको संसाधनों से परिपूर्ण करने की ज़रूरत है। तो वही आप बता रहे कि बेहतरीन प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण समाज में सभी को समान रूप से न्याय प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अभी और प्रयास करने होंगे। आई रिपीट कि मतलब और प्रयास करने होंगे। तो वही प्रयास क्या करने होंगे? जो चुनौतियां हैं उसी का समाधान कर दीजिए, तो वही प्रयास हो गया। तो इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से देखिए नालसा को लेकर के, मतलब वैकल्पिक विधिक जो तंत्र है उसको लेकर के अब कोई भी प्रश्न आएगा तो मैंने सारे डायमेंशंस को करा दिया है। मतलब नालसा के तहत कौन पात्र हैं वो बता दिया, फिर ये करता क्या है, इसके काम क्या है वो बता दिया, इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, और अगर समाधान पे आए तो इन्हीं चुनौतियों का समाधान कर दीजिए, तो फिर वो समाधान की चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आप ज़रूर जो है न केवल एक प्रश्न का जो है आप मॉडल उत्तर पाए हैं, बल्कि कैसे लिखना है, प्रश्न को तोड़ना कैसे है, भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना, ये सारी चीज़ें कुछ हद तक मैं सिखा पाया हूँगा। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इसे भी जुड़िए। जैसे हमारा टेलीग्राम है समृद्धि IAS का, यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम निःशुल्क दी जाती हैं। जो हम पढ़ा रहे इसका PDF मिल जाएगा, और भी सारी चीज़ें हैं। कोई भी सूचना हुई, कोई भी फॉर्म आया तो यहाँ हमारी टीम के द्वारा दिया जाता है। ये हमारे 2 चैनल हैं, समृद्धि IAS का YouTube चैनल और संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। ये दोनों आप ही के चैनल हैं और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फिर अगर हमारे किसी भी बैच से जुड़ना हो तो 7303307507 पे आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।